कैपिंग थी वो हमारा अपना फैसला था। मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि हम लोग टोटली फेल हो गए। इनसे बीच में एक ब्लंडर हो गया कि ये एक जो नेचुरल मार्केट फंक्शन करती है उसके अंदर इन्होंने इंटरवेंशन कर दिया। और ये कैपिंग हमको फिर जब हमने ये देखा कि गैप इतना बढ़ चुका है और जो हमारी मार्केट में जो डिमांड थी वो 90% आर्टिफिशियल थी। जे-कर्व थ्योरी अगर आप देखें तो वो इन्होंने जे-कर्व थ्योरी खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाती है, खुद ही डॉलर नीचे आ जाता। इन्होंने खुद इसको जो है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इसको यहाँ तक लेकर आए, लेकिन अब जो है वो कहानी भी इनके हाथ से निकल गई है और सारी चीज़ें IMF की तो इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दी। आपके ख्याल में ये 250 के आसपास या इससे कम रेट बनना चाहिए? 250 और से 260 के बैंड में रहने चाहिए। तो ये बिल्कुल प्लस फंडामेंटल भी कनेक्ट हो रहा है और टेक्निकल तो काफ़ी टाइम से ये कनेक्ट हो गया था ना। अगर ये बीच में नहीं आते तो ये 242 और 270 वाली कहानी 2 महीने पहले ही हो जाती और ये वापस से शार्प डिक्लाइन की तरफ। तो मैं बहरहाल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम सुपर बुलिश ऑन PKR। आप इसका डॉलर का सत्यानाश होता हुआ देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर कि लोग हमसे कंट्रोल रेट पे लेके और ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। और मीडिया पे जो पब्लिसिटी हुई कि हमने जो है वो डॉलर को ऐसे कर दिया है वैसे कर दिया है, ये बड़ी ही अहमकाना चीज़ थी। तो उससे हुआ ये कि जो डॉलर के होल्डर थे, स्पेकुलेटर थे, उनको ये समझ आ गई कि सागदार जो ये चीज़ें कर रहे हैं इसका मतलब इनके पास डॉलर नहीं, वो वापस एक्टिवेट हुए 20-20 रुपए ऊपर में। तो हमारी मार्केट में हुआ ये कि बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया उसने। एक तो डॉलर की सप्लाई खत्म हो गई, जो बेचने वाला था वो ग्रे मार्केट में जा रहा था और मजीद हमसे लोग खरीद के और ग्रे मार्केट में बेच रहे थे। ऊपर अब मोमेंटम वैसे ही ख़त्म हो गया था, ये इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो इंटरवेंशन इन्होंने किया। अब आप इसके अंदर एक और चीज़ नोट करेंगे, जो बैंक्स के ख़िलाफ़ इन्होंने वो किया था, अपना एक इंक्वायरी बिठाई थी शायद डॉलर की स्पेकुलेशन की, वो टाइमिंग बहुत गलत थी। उससे हुआ ये कि उनको जो ये सारा चलाते हैं चीज़ों को, उनको ये पता चल गया कि वाकई में इनके पास डॉलर्स नहीं है, यानी कि डबल हो गया इम्पैक्ट उसका। सप्लाई खत्म हुई और डिमांड जो है ना वो 90% बढ़ गई, जो कि आर्टिफिशियल थी, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बन गया था। हर शख्स खरीद के वहां दे रहा था। फिर उसके साथ साथ एक हाइप क्रिएट हो रही थी, डॉलर नहीं मिल रहा, डॉलर नहीं मिल रहा। फिर एक वजह ये थी कि हम जो बैंक्स को देते हैं डॉलर्स मुख्तलिफ हैंड्स में, वो हम दे रहे थे 256 और 258 में। तो अगर हम 258 में दे रहे थे तो हम तो 25-50 पैसे ही कमाने वाले हैं ना। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं ज़फ़र पराचा। ज़फ़र पराचा साहब से हम समझेंगे कि वो कौन सी सिचुएशंस थी जिसकी बदौलत फॉरेक्स एसोसिएशन फाइनली ये फैसला करने पे मजबूर हुई कि उसे गवर्नमेंट की एडवाइसेस को साइडलाइन करके डॉलर की कैपिंग को ख़त्म करना होगा। एंड व्हाट वी हैव सीन जस्ट नाउ इज़ कि डॉलर 225 से 275 पर जाने के बाद 268 पर स्टेबल है। पराचा साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। सर, ये फरमाइएगा कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेप लिया गया। पहले तो हमने देखा कि जो बैंक्स थे उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस थी उसमें 258 रुपये का रेट लगाना शुरू कर दिया और ऐसा नज़र आया कि जैसे हुकूमत किसी हद तक बेबस है, बिकॉज गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि 220 और 25 के आसपास ही रेट को रखना है, एंड इट वाज एन अनडिक्लेयर्ड पॉलिसी। और फिर हमने देखा कि बैंकों ने इसको थोड़ा सा नो कहा और बैंकों ने जो इंटर बैंक की ट्रांजैक्शंस हैं बाहर की, उस पर ओपन मार्केट के रेट लगाना शुरू कर दिए। और फिर हमने देखा कि फॉरेक्स एसोसिएशन ने भी जो है वो इस रेट से जान छुड़ाई, कैपिंग से जान छुड़ाई, और मार्केट में एक ओपन रेट जो है वो इस वक्त ऑपरेशनल है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये फैसला फॉरेक्स एसोसिएशन ने अपने बाजू पे खुद लिया या इसमें हुकूमत भी शामिल थी? देखिए जनाब, बात यह है कि जो कैपिंग थी वो हमारा अपना फैसला था, क्योंकि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के रेट में काफी ज्यादा गैप आ गया था। और जब हमने कैपिंग की है तो तकरीबन 7-8 रुपए का फर्क था इंटरबैंक और ओपन मार्केट में। तो फिर हमने ये जो फैसला किया कैपिंग का,
ये हम माजी में भी करते रहे हैं Right. और उसमें हम कामयाब रहे हैं। Right. और जो वो फिर गैप कम हो जाता था तो फिर हम वो कैपिंग खत्म, मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है Right. कि हम लोग टोटली फेल हो गए। Right. और ये कैपिंग हमको फिर जब हमने ये देखा कि गैप इतना बढ़ चुका है और जो हमारी मार्केट में जो डिमांड थी वो 90% आर्टिफिशियल थी। Right. वो इस तरह के लोग हमसे कंट्रोल रेट में लेके और ग्रे मार्केट में बेच रहे थे 20-20 रुपए ऊपर में। Right. तो हमारी मार्केट में हुआ ये कि बिल्कुल उल्टा रिएक्ट किया उसने। एक तो डॉलर की सप्लाई खत्म हो गई, जो बेचने वाला था वो ग्रे मार्केट में जा रहा था। Right. और मजीद हमसे लोग खरीद के और ग्रे मार्केट में बेच रहे थे, यानी कि डबल हो गया इम्पैक्ट Right. उसका। सप्लाई खत्म हुई और डिमांड जो है ना वो 90% बढ़ गई, जो कि आर्टिफिशियल थी, क्योंकि बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस बन गया था। Right. हर शख्स खरीद के वहां दे रहा था। Right. फिर उसके साथ साथ एक हाइप क्रिएट हो रही थी, डॉलर नहीं मिल रहा, डॉलर नहीं मिल रहा। फिर Right. एक वजह ये थी कि हम जो बैंक्स को देते हैं डॉलर मुख्तलिफ हेड्स में, वो हम दे रहे थे 256 और 258 में। Right. तो अगर हम 258 में दे रहे थे तो हम तो 25-50 पैसे ही कमाने वाले हैं ना। Yes. तो लोगों को फिर एक ये फीलिंग आना शुरू हो गई कि शायद हमको गवर्नमेंट डॉलर देती है या कंट्रोल रेट पे देती है और हम पब्लिक को नहीं दे रहे। Yes. तो जब तक डॉलर्स और कमोडिटीज की तरह है, जिसका मिस्टर एक्स से लिया और मिस्टर वाई को भेज दिया, ऐसे Yes. और कमोडिटीज है, तो फिर हमने ये फैसला किया कि भाई अभी कैपिंग खत्म कर दी जाए। Right. तो जैसे हमने कैपिंग खत्म की तो बैंकों की तरफ से भी एक बोल्ड स्टेप आया, उन्होंने भी कैपिंग खत्म कर दी। Right. अच्छा, अब वो फिर जो जितनी प्रेशर से हमने उसको कैप किया हुआ था, Yeah. उतनी ही प्रेशर से और गुस्से से डॉलर बाहर आया। Exactly. और वो आके मार्केट में 270, 275, 278 पे चला गया। लेकिन जो इतना ऊपर गया एक वक्त में 279 हो गया। Yes. वो जो ऊपर गया ज्यादा, उसकी एक वजह ये थी कि उसमें फिर स्पेकुलेशन शुरू हो गई कि जी ये 300 का हो जाएगा और इतने का हो जाएगा। जो एंटी स्टेट एलिमेंट्स है वो एक्टिव हो गए। Yes. उधर से इंडिया ने अफगानिस्तान में बैंक खोल दी, तो वो सारा कैश डॉलर मजीद करेंसी स्मगल होके वहां जाना शुरू हो गई। Right. खैर, अब अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात बहुत पॉजिटिव वे में जा रहे हैं और अब यही इत्तला है कि जी वो मुज़ाकरात हमारे स्टाफ लेवल के कामयाब हो गए हैं। तो उसमें हमने ये देखा कि जैसे ही कुछ खबरें आई, एक दिन 2 रोज पहले मार्केट ने जैसे ही थोड़ी सी नीचे डिप हुई है, तो साथ ही एक्सपोर्टर्स ने अपनी पेमेंट को इन कैश कराना शुरू कर दिया बहुत तेजी के साथ। और जो रेमिटेंसेस रुकी हुई थी हमारी ओवरसीज पाकिस्तानी की, और जो उन्होंने भी अपनी इनकैशमेंट शुरू कर दी। तो अब एक तो ये हुआ कि मार्केट डिप हुई, और दूसरा जो कैपिंग खत्म होने की वजह से जो गैप है वो बहुत नैरो रह गया है। Right. अब जो सारा दिन हमारे पास डिमांड आती थी, डॉलर चाहिए, डॉलर चाहिए, डॉलर नहीं मिल रहे, तो आप यकीन कीजिए 90% लोग गायब हो गए। क्योंकि Okay. ये वही थे वक्त से मौके से फायदा उठाने वाले जो हमसे खरीद के बेच रहे थे, और इसमें मुख्तलिफ इदारों की तरफ से हमारे पे बड़ा प्रेशर था। Right. लेकिन अब कोई डॉलर लेने नहीं आ रहा और डॉलर अवेलेबल भी है, और स्टेट बैंक ने भी डॉलर की जो सप्लाई थी वो बहुत बढ़ाई। जब हमने कैप हटाया तो हमसे स्टेट बैंक ने भी कहा कि हम, मेरी रिक्वेस्ट पे उन्होंने कहा कि हम आपको डॉलर सप्लाई देते हैं, यानी कि बैंक्स को, और ताकि बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को दें और मार्केट में डॉलर की अवेलेबिलिटी आए। तो ये सारी बातें, अब ये लगता है मुझे कि इस वक्त हमारे यहाँ जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत हाई है और बहुत है। खास तौर पे मैं ये समझता हूँ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आएगी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी अब, क्योंकि अब एक मार्केट सेटल हो गई है और सेटल होने जा रही है। राजा साहब, आपने क्या फरमाया कि आपके ख्याल में ये 250 के आसपास या इससे कम रेट बनना चाहिए? 250 और से 260 के बैंड में रहनी चाहिए। ओके। अगर कोई नई, खुदा ना करे, खराब सूरत हाल नहीं आ जाती,
जैसा कि पॉलिटिकल सूरत हाल है, टेररिज्म चल रहा है हमारे यहाँ, Right. तो अगर कोई खुदा ना करे ऐसी कोई बात सिचुएशन चेंज होती तो आप देखेंगे कि बहुत तरह स्टॉक एक्सचेंज, हाँ ये जरूर है कि ये जो हम IMF के साथ जो डील को हम पॉजिटिव जो रुख देख रहे हैं, तो तस्वीर का दूसरा रुख भी है कि उससे महंगाई बहुत आएगी। Right. जैसा कि IMF ने कहा है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाएं, Yeah. तो अब मेरा हुकूमत को मशवरा ये है कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अपना खर्चा कम करें, कि आप बिल्कुल। आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ ना डालें, क्योंकि आवाम के पास जिस्म और रूह का रिश्ता रखना महाल हो चुका है। अगर आप मजीद हुकूमत टैक्स डालेगी तो आवाम में बहुत गुस्सा है, बहुत बेचैनी है, और उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल हो जाएगा। तो हुकूमत को चाहिए अपने खर्चे कम करे 50%, और Right. जो उनके एलीट क्लास की जो सब्सिडी है वो खत्म करें, Right. और अपना एग्रीकल्चर टैक्स लगाएं, अपना जो NFC अवार्ड है उसको कट करें। अच्छा सानी भाई, थोड़ा सा मैं आपको रिकैप कर दूं। ये सितंबर में हमारा जो डिस्कशन हुआ था, तो उसके अंदर उस वक्त प्राइस जो था वो 236-7 के आसपास अराउंड था। तो वहाँ से हमारा एक फोरकास्ट बना था कि 242 क्रॉस होता है तो 270 है, वरना नीचे जो है 211 है। 11 के बाद ये हमने पूरा एक सिस्टम बनाया था। बीच में चेंजेस ये हुए हैं कि ये साग डार का इंक्लूजन हो गया था। उसके बाद उस वक्त जब हमने बात की थी तो उस वक्त मुफ्ता इस्माइल साहब थे। ये साग डार जब आए तो एक मार्केट में प्रेशर पड़ा था, तो 236 से हमने प्राइस देखा 216 का। तो ये बहुत अच्छा, इनकी शुरू के अंदर इनका आने का प्रेशर बड़ा अच्छा बिल्डअप हुआ था। इनसे बीच में एक ब्लंडर हो गया कि ये एक जो नेचुरल मार्केट फंक्शन करती है उसके अंदर इन्होंने इंटरवेंशन कर दिया, और मीडिया पे जो पब्लिसिटी हुई कि हमने जो है वो डॉलर को ऐसे कर दिया है वैसे कर दिया है, ये बड़ी मतलब बड़ी ही अहमकाना चीज़ थी। तो उससे हुआ ये कि जो डॉलर के होल्डर थे, स्पेकुलेटर थे, उनको ये समझ आ गई कि सागदार जो ये चीज़ें कर रहे हैं इसका मतलब इनके पास डॉलर नहीं। वो वापस एक्टिवेट हुए, तो अब ये आपके सामने हशर है। तो अब आगे गोइंग फॉरवर्ड ये है कि ये 270 का प्राइस तो हमारा टारगेट तो पूरा हो गया है। अच्छा जी, अभी जो आपने रिजर्व्स की बात की तो उस पर बिल्कुल 100% मैं एग्रीड करता हूँ, और यही फोरकास्ट मुझे आगे जो डेटा एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आगे मुझे आई एम सुपर बुलिश ऑन PKR। मैं ये बहुत बड़े कमेंट कर रहा हूँ और बहुत बड़ा स्टांस ले रहा हूँ इस तेज़ी के अंदर। आप देखेंगे कि ये जो जितने भी डॉलर की होल्डिंग वगैरह है उसके अंदर ये एक बड़ा जो है ना सेटबैक मिलने वाला है लोगों को, जो भी होल्डिंग करके बैठा हुआ है। तो मेरे पास, अब मैं इसकी टेक्निकल प्राइस कैलकुलेशन पे आ जाता हूँ। 270 का तो प्राइस आपका टारगेट पूरा हो गया, एक आध दिन शायद और इसके अंदर बुलिशनेस रहे तो 70 के ऊपर आप जो भी प्राइस कह लें वो आनी जाने वाली प्राइस होगी, मतलब वो सिर्फ आएगी और जाएगी। तो 270 आप का ही नोट करें प्राइस। 270 से फिर आप आएंगे 242 पे वापस, और 242 से फिर आप ये जो लॉन्ग टर्म के अंदर बनेगा तो ये 216 15-16 के करीब आसपास ये आ जाएगा। लेकिन इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। जो कमिटमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, और जितनी भी आपकी जो फ्रेंडली कंट्रीज से आपकी अभी जो बीच में इनकी कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ से जो कमिटमेंट्स लेकर आए वो पूरी होंगी। IMF ट्रांच कंप्लीट होगा तो उसके बाद ये रिजर्व्स अपनी तरफ आ जाएंगे। तो ये पूरा एक एनालिसिस मैंने बनाया है। 242 है, 216 है, और 200 के करीब टारगेट प्राइस ये बनता है। ऊपर अब मोमेंटम वैसे ही ख़त्म हो गया था, ये इनकी बेवकूफ़ी की वजह से जो इंटरवेंशन इन्होंने किया। अब आप इसके अंदर एक और चीज़ नोट करेंगे, जो बैंक्स के ख़िलाफ़ इन्होंने वो किया था, अपना एक इंक्वायरी बिठाई थी शायद डॉलर की स्पेकुलेशन की, वो टाइमिंग बहुत गलत थी। उससे हुआ ये कि उनको जो ये सारा चलाते हैं चीज़ों को, उनको ये पता चल गया कि वाकई में इनके पास डॉलर्स नहीं है, तो वो होल्डिंग करके साइड पे बैठे हुए हैं। और वो होल्डिंग जो है वो कैश फॉर्म में भी होती है, पता नहीं किस किस तरह वो लोग होल्डिंग करते हैं सारी। तो वो अब मारना शुरू होंगे क्योंकि उनके पास प्राइस बड़ा अच्छा आ गया। सेकंड ये है कि एक इकोनॉमिक थ्योरी है जे गव की। तो जे गव थ्योरी अगर आप देखें तो वो इन्होंने जे गव थ्योरी खुद ही इम्प्लीमेंट हो जाती है, खुद ही डॉलर नीचे आ जाता। इन्होंने खुद इसको जो है अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से इसको यहाँ तक लेकर आए। तो ये होना नहीं चाहिए था। बहरहाल आगे देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड ये क्या स्टेप्स लेते हैं। लेकिन अब जो है वो
कहानी भी इनके हाथ से निकल गई है और सारी चीज़ें आईएमएफ की तो इम्प्लीमेंट इन्होंने कर दी। और बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट के मोड होते हैं, जो इनकी कमिटमेंट्स वगैरह हैं, उन्होंने भी शायद यही शर्त रखी होगी कि आप आईएमएफ को तो कम से कम सेटिस्फाई करें तो फिर हम आपको, तो ये बिल्कुल प्लस फंडामेंटल भी कनेक्ट हो रहा है और टेक्निकल तो काफ़ी टाइम से ये कनेक्ट हो गया था ना। अगर ये बीच में नहीं आते तो ये 242 और 270 वाली कहानी 2 महीने पहले ही हो जाती है और ये वापस से शार्प डिक्लाइन की तरफ। तो मैं बहरहाल कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम सुपर बुलिश ऑन पीकेआर। आप इसका डॉलर का सत्यानाश होता हुआ देखेंगे अगले चंद दिनों के अंदर। राजा साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू रहे शरोज़ लोधी, ताहिर अब्बास और राजा साहब जो कि सेक्रेटरी हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के। तीनों ने तफसील के साथ बताया कि जो मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, इकनॉमिक चैलेंजेस हैं, सब के सब इस वक्त एक डब्बे में बंद हैं। उस डब्बे को आप फॉरेक्स चैलेंजेस कह सकते हैं, फॉरेन करेंसी के चैलेंजेस कह सकते हैं। बिकॉज व्हाट पाकिस्तान हैज़ डन इज़ कि पाकिस्तान अब दालें नहीं प्रोड्यूस करता, गंदम पाकिस्तान में कम प्रोड्यूस होती है, पाकिस्तान कहा जाता है बट इज़ नो मोर एन एग्रीकल्चर कंट्री। पाकिस्तान में हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट होती है। यही वजह है कि जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो आटा, दाल, चीनी, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ जाती है। एनर्जी तो 20 साल पहले ही हमने डॉलर वालों के हवाले कर दी थी। सो एनर्जी की रेट जो हैं वो डॉलर लिंक्ड है। एनर्जी जिस चीज़ पे चलती है, ऑयल, वो डॉलर से लिंक्ड है। सो पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर तो पहले ही फॉरेक्स के ज़ेर असर था, बट अब पाकिस्तान के बाकी इकनॉमी के जो सेक्टर हैं वो भी जो है वो डॉलर के ज़ेर असर हैं। सो व्हाट वी डिस्कस टुडे वाज कि इन चैलेंजेस का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन तो एक ही है कि इंडिजिनस ग्रोथ हो, पाकिस्तान की जो अपनी मसनूआत हैं वो पाकिस्तान में ही पैदा हों। लेकिन ये चीज़ ज़रा मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान की जितनी भी अशराफिया है उसके इंटरेस्ट इस चीज़ में है कि बाहर से चीज़ें इंपोर्ट की जाएँ, उस पर कट लिया जाए एंड पीरियड। बिकॉज कौन इस झंझट में पड़े कि रोज़गार दें, बिज़नेस चलाएं और रिश्वतें दें। सो पीपल थिंक इट इज़ अ बेटर वे कि सेल फ़ोन से लेकर आटा, दाल, चीनी तक सब इंपोर्ट हो, लोग अपना कट लें और कौम के सर के ऊपर कर्ज़ों के भारी बोझ रख कर वो बाहर जाके बस जाएं और अल्लाह ना करे जब वो ना रहें तो उनकी डेड बॉडीज़ पाकिस्तान में आ जाएं। दिस इज़ हाउ पाकिस्तान ऑपरेट्स। पाकिस्तान इज़ सर्टनली नॉट वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के जहाँ पर डॉलर या करेंसी की स्पेकुलेशन के लिए या जो लोगों की जेन्युइन नीड्स होती हैं उसके लिए प्रोडक्ट्स दी जाएं। जैसे कोई फंड्स होते हैं जिस के ज़रिए लोग जिनको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है वो उसमें एंट्री कर देते हैं और उनका डॉलर का रेट लॉक हो जाता है और जिस भी दिन उन्हें उस पैसे की डॉलर की ज़रूरत होती है वो अपने फ़ंड से रिडेम्पशन ले लेते हैं और उसको उस दिन के डॉलर के रेट के हिसाब से पैसा मिल जाता है। बट पाकिस्तान में सेंस की बातचीत करना, लॉजिकल बातचीत करना एक ऐसी चीज़ है कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में ऐसी बातों के ऊपर पाबंदी है। सो हम भी तफसील के साथ नहीं बताते, बट हम इतना ज़रूर कहते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन को इसलिए प्रमोट किया जाता है कि अशराफिया को ये सूट करता है कि ट्रेडिंग मॉडल ऑफ इकॉनमी हो जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग का, काम काज का झंझट ना हो। इस तरह की बातचीत का सिलसिला अगले प्रोग्राम में जारी रखेंगे। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।